हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 4 पार्ट्स कवर किए हैं एजुकेशन पेपर के, जो कि जैन 2025 में हुआ था, और हमने फर्स्ट पेपर की भी 3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 से 125 तक के क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। The prominent feature of Dick and Carey model that distinguish it from the ADDIE model is डिक और कैरी मॉडल की प्रमुख विशेषता जो इसे ADDIE मॉडल से अलग बनाती है वो क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। एम्फेसिस ऑन इवेल्युएशन, मूल्यांकन पर जोर देना। दूसरा है क्लियर लर्निंग एनालिसिस, स्पष्ट छात्र विश्लेषण। तीसरा है इंक्लूजन ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एट ईच स्टेप, प्रत्येक चरण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन का समावेशन। फोर्थ है सिक्वेंशियल एंड लीनियर डिजाइन प्रोसेस, क्रमबद्ध और रेखिक डिजाइन प्रक्रिया। देखिए पहले ये 2 मॉडल्स है क्या वो हम देखने का ट्राई करते हैं। डिक एंड कैरी का जो मॉडल है इसमें क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद में इंस्ट्रक्शनल कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस की पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, कंटेंट क्या होना चाहिए वो प्लान करते हैं। और साथ में एनालाइज करते हैं लर्नर एंड कॉन्टेक्स्ट की, किस कॉन्टेक्स्ट में हम बच्चों को क्या नॉलेज दे रहे हैं, बच्चों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पता करते हैं। राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, अब जो बच्चे परफॉर्म करेंगे, जो उनका आउटकम रहेगा, उनके वो क्या उद्देश्य है, हम क्या चाहते हैं कि वो क्या हमें करके दिखाएं एट द एंड ऑफ द चैप्टर। डेवलप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, क्विज एंड टेस्ट बनाए जाते हैं। डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, टीचिंग कैसे करनी है वो पता किया जाता है। डेवलप एंड सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो टीचिंग मटेरियल है उसको सेलेक्ट भी किया जाता है और डेवलप भी किया जाता है। एंड एट द एंड डिजाइन एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन माने जिसमें हम बाद में बच्चों को फीडबैक देके उनका जो लर्निंग है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसको डिजाइन किया जाता है। और उसके बाद में डिजाइन एंड कंडक्ट समेटिव इवेल्युएशन, जो समेटिव इवेल्युएशन करना है उसको डिजाइन किया जाता है और कंडक्ट किया जाता है। ये तो मेन स्टेप्स हो गए, ये हमारे 9 स्टेप्स हैं। ये पूरा डिक एंड कैरी का मॉडल 10 स्टेप्स में डिवाइडेड है। यहाँ जो पर्पल कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे 9 मेन स्टेप्स हैं। उसके अलावा एक स्टेप आता है इसमें लास्ट, रिवाइज इंस्ट्रक्शन। अभी रिवाइज इंस्ट्रक्शन वाला स्टेप है वो हर एक स्टेप से जुड़ा हुआ है, माने आप हर एक स्टेप पर जाते जाएंगे, उसके बाद में अगले स्टेप या पिछले स्टेप से उसको कंपेयर करेंगे और अगर कुछ रिवीजन पॉसिबल होगा तो रिवाइज करेंगे। तो ये इसका मेन फीचर है, रिवाइज इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं ADDIE मॉडल को। इसमें जो इसका एब्रीविएशन का फुल फॉर्म है वो है एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ये एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल है, लीनियर फॉर्म में चलता है, एक के बाद एक ही स्टेप इसमें आता है। एनालिसिस फेज में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कोर्स लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्निंग गैप्स क्या क्या रहेंगे, जो रिक्वायर रिसोर्सेज है वो क्या होने चाहिए, आइडियल डिजायर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा डिजाइन में हम क्या करते हैं, मॉड्यूल को डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। असेसमेंट एंड एक्टिविटीज को डिजाइन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। और साथ में अगर लर्निंग एनवायरनमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसको भी अपने नीड के अकॉर्डिंग और लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाता है। डेवलपमेंट फेज में हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है या रिफाइन करना होता है कंटेंट को। अगर कहीं और से कंटेंट लिया है तो उसे रिफाइन करेंगे, अपना कंटेंट बना हुआ है तो भी उसे रिफाइन करेंगे, नहीं बना हुआ है तो कंस्ट्रक्ट करेंगे जो OSCQR गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे। और साथ में असेसमेंट एक्टिविटीज को भी डेवलप करना पड़ता है, क्विज़ अगर कर रहे हैं तो उसको बनाना पड़ेगा और लर्निंग मटेरियल को फाइनलाइज करना पड़ता है। आई का मीन्स है इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमने डेवलपमेंट फेज में डेवलप किया है उसका एक पायलट स्टडी करके देखते हैं। पायलट स्टडी का मतलब एक छोटे लेवल पर उसको ट्राई करके देखते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं और कहाँ पर ये स्मूथली चल रहा है और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर चेंजेस की पॉसिबिलिटी है। इंश्योर ऑल फंक्शंस ऑफ द सिस्टम इज रनिंग, और ये भी देखा जाता है कि सारे जो स्टेप्स हैं जो हमने चाहा है वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो मॉडिफिकेशन कर लिए जाते हैं। इवेल्युएशन फेज में इस पूरे प्रक्रिया की फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन किया जाता है फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। ठीक, अब देखिए इन दोनों में जो मेन डिफरेंस था वो डिक एंड कैरी के मॉडल में रिवाइज इंस्ट्रक्शंस आ गए थे, बाकी जनरली दोनों चीजें सेम थी, बस रिवाइज इंस्ट्रक्शन हर एक स्टेप पर मौजूद था।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक चरण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन का समावेशन, इंक्लूजन ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एट ईच स्टेप। हर एक स्टेप में हमने फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को शामिल कर लिया था। यहाँ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से मतलब बस इतना है कि रिवीजन की बात कर रहे हैं, जहां जहां पॉसिबल है वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पर दो लिस्ट दे रखी है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन्स, दूसरा है एसोसिएटेड सबसेट्स फ्रॉम इंटेलिजेंस टेस्ट। ये कॉग्निटिव डोमेन हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ जो डोमेन्स या डायमेंशन है वो दे रखे हैं। पहला है परसेप्चुअल रीजनिंग, ग्रहणशील तर्क शक्ति, दूसरा है वर्किंग मेमोरी, कार्यशील स्मृति, तीसरा है प्रोसेसिंग स्पीड, प्रसंस्करण गति, फोर्थ है वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक बोध। और यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं सिमिलैरिटीज, वोकेबुलरी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए वोकेबुलरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये डी से हमारा कनेक्टेड है, तो डी इज रिलेटेड टू फर्स्ट। इसके हिसाब से देखा जाए तो केवल ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारे सही जा रहे हैं, जिसमें डी जो है वो फर्स्ट से रिलेटेड है, बाकी हम स्टिक आउट कर सकते हैं ऑप्शंस। अब देखते हैं चेंजेस कहाँ पर है। चेंजेस हमारे ए और बी वाले ऑप्शन में है, सी दोनों में 4 ही जा रहा है, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड जो है दिस इज रिलेटेड टू सिंबल सर्च एंड कोडिंग। ठीक है, अब हमें देखना है वर्किंग मेमोरी और परसेप्चुअल रीजनिंग किससे रिलेटेड है। तो जब भी हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आप देखिए यहाँ मैच हो रहा है मैट्रिक रीजनिंग, विजुअल पजल्स एंड ब्लॉक डिजाइंस, इसलिए इस पॉइंट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी में हमारा डिजिट स्पान आ जाता है कि हम कितनी देर तक कितनी डिजिट याद कर पाते हैं। जैसे कि हम नंबर्स को, अगर किसी का फ़ोन नंबर हमें याद करना है तो 4-4 के ब्लॉक्स में 4-4 और 2 के ब्लॉक्स में याद करते हैं, कुछ लोग 5-5 के सेट्स में याद कर लेते हैं। तो वर्किंग मेमोरी माने कितनी देर तक वो कितनी चीज़ें याद कर सकते हैं वर्किंग के दौरान। ठीक है, और अर्थमेटिक में भी वर्किंग मेमोरी का हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, अरेंज द फॉलोइंग एजुकेशनल प्रोग्राम स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर हमें 5 स्कीम्स दे रखी हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए और समग्र शिक्षा अभियान। अगर आपको बहुत ज़्यादा इनकी डेट्स नहीं पता है तो अभी आप थोड़ा सा आइडिया लगा के बता सकते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान जो है वो रिसेंटली आया है, तो ई वाले ऑप्शन करेक्ट होंगे। पर अब फिर से दिक्कत आ गई कि ई यहाँ पर 3 जगह दे रखा है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सबसे पहले आता है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सबसे पहले का मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब इसके ऑर्डर देखते हैं। देखिए जो SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान है वो हमारा 2001 से 2002 के बीच में आया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में आया था। डीपीईपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो 1993 से 1994 में चला था। आरएमएसए यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वो 2009 में आया था, और समग्र शिक्षा अभियान रिसेंटली आया है 2018 में। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथनों को हमें चुनना है। ए है एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट अंडर द सेंटर लिस्ट, जो शिक्षा है वो केंद्रीय सूची का विषय है। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये कॉन्क्रीट लिस्ट या समवर्ती सूची में आती है, ना कि केवल राज्य या केंद्र सूची में आती है। तो ए इज रॉन्ग आंसर। तो अब देखिए अगर हम इसी ऑप्शन के आधार पर देखें तो ए सभी में सही दे रखा था, केवल थर्ड ऑप्शन था जिसमें ए नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड ही होगा, यानी कि बी एंड ई ऑप्शंस ही हमारे सही हैं, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। अब एक एक करके इन ऑप्शंस को देखते हैं। जो बी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, द स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज एस्टेब्लिश इट्स ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन टू रिव्यू NEP 2020 एंड टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी फॉर द स्टेट। कर्नाटक राज्य ने NEP 2020 की समीक्षा करने के लिए राज्य के लिए वैकल्पिक नीति प्रदान करने के लिए अपनी राज्य शिक्षा नीति आयोग स्थापित की है। तो ये सही ऑप्शन है, इन्होंने किया है ऐसा। सी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड्स 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन। नहीं, ये 6% कहा गया है कि किया जाएगा, बट अभी तक 3 to 3.5% ही GDP का स्पेंड किया जाता है एजुकेशन पे। तो सी जो है वो गलत है, 6% का हम चाह रहे हैं कि हम कर पाएं बट नहीं कर पा रहे हैं। डी है विद मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रोविजंस ऑफ NEP 2020 वन कैन एग्जिट आफ्टर 2 years of MBBS with a diploma in nursing। NEP
2020 की मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति एमबीबीएस के 2 वर्ष पूरे करने के बाद नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ बाहर निकल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। नर्सिंग एक हमारा प्रोफेशनल कोर्स है और ये वाला जो प्रावधान है यानी कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, ये इस तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं है, जनरल यूजी कोर्सेज में ये प्रावधान दिया गया है। इस स्कीम के तहत अगर देखा जाए तो ऐसे स्टूडेंट जो 1 ईयर में ही किसी भी यूजी प्रोग्राम से बाहर हो जाते हैं किसी भी कारण की वजह से, उनको और उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड ईयर में उन्हें एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड ईयर में उनको बैचलर डिग्री प्रोवाइड की जाएगी और अगर वो 4 साल का कंप्लीट करते हैं तो बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये प्रोविजन है एनईपी का मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के लिए। इसके साथ में एनईपी में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की बात की गई है जिसको एबीसी कहा जाता है, यानी कि जो एक स्टूडेंट है उसके पूरे एकेडमिक्स में उसके जो क्रेडिट्स हैं वो आगे ऐड होते जाएंगे और पूरा एक ब्यौरा रहेगा कि अभी तक इसने एकेडमिक्स में कितने कितने क्रेडिट के कोर्सेज जो है वो कंप्लीट कर रखे हैं और साथ में एकेडमिक ट्रांसफर करने का भी फैसिलिटी उसके पास में होगी। अगर वो एक कोर्स से दूसरे कोर्स में शिफ्ट करता है तो जो एक कोर्स में उसने 1 साल में पढ़ा है या 2 साल में पढ़ा है उसके जो क्रेडिट्स थे वो दूसरे कोर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो एनईपी 2020 ने स्टूडेंट्स को दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ध्यान रखिएगा कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है ये बताने हैं। पहला है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन 1992। पुनर्वास परिषद अधिनियम भारत में 1992 में पारित किया गया था। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। सेकंड है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट वॉज मॉडिफाइड इन 2010। जो विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम है वो 2010 में संशोधित किया गया था। ये गलत है। सबसे पहले जो एक्ट आया था वो 1995 में आया था। अभी इसकी डिटेल देखते हैं। सी है UNCRPD टॉक्स अबाउट कंपल्सरी इंक्लूसिव एजुकेशन। जो UNCRPD है उसने अनिवार्य समावेशी शिक्षा की बात करी है, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी है नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम RTE एक्ट 2009। जो राष्ट्रीय विकलांगता नीति है वो RTE अधिनियम 2009 से उत्पन्न हुई है? नहीं, ये इससे पहले ही आ चुकी थी, तो डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और ई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वॉज प्रिपेयर्ड इन 2005। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, वो 2005 में आया था। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड डी ओनली। यही दोनों ऑप्शन गलत हैं, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं। ये देखिए, अभी क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट था पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट वाज मॉडिफाइड इन 2010। तो ये गलत है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था वो हमारा 1995 में सबसे पहले पास हुआ था, उसको रिप्लेस किया गया था, केवल मॉडिफाई नहीं हुआ था, वो रिप्लेस कर दिया गया था 2016 में। 2010 में भी नहीं, 2016 में रिप्लेस किया गया था राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट यानी कि RPWD एक्ट से। तो आप दोनों के ईयर याद रख लीजिए। जो PWD एक्ट था वो 1995 में आया था, जबकि जो RPWD एक्ट था वो 2016 में आया था। जो एक और रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम RTE एक्ट 2009। ये गलत है क्योंकि जो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी थी वो लॉन्च की गई थी 2006 में, जबकि जो RTE एक्ट आया था वो 2009 में आया था, तो उससे पहले ही आ गई थी। तो इसलिए उसका ओरिजिन RTE एक्ट से होना तो पॉसिबल ही नहीं है। एक स्टेटमेंट पे UNCRPD की भी बात की गई है कि उसने इंक्लूसिव एजुकेशन को कंपलसरी किया था। यस, दिस इज करेक्ट, बट आप यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, UNCRPD। ये डायरेक्टली रिलेटेड है इंक्लूसिव एजुकेशन से या डिसेबल्स बच्चों से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। एज पर NEP 2020 स्कूल टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड हाउ मच टाइम ऑन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एनुअली? NEP 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षकों को वार्षिक रूप से सतत व्यावसायिक विकास में कितना समय व्यतीत करने की अपेक्षा की जाती है? इसका जो सही आंसर है वो है 50 आवर्स। NEP में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि CPD के लिए यानी कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स अपने 50 आवर्स देंगे इन अ ईयर, एक साल में। नेक्स्ट देखते हैं 117। द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स एज पर NCFT 2009 इंक्लूड।
NCFTE यानी कि नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में आया था ये। इसके अनुसार सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम डिजाइन करने के सिद्धांतों में शामिल है। क्या क्या चीजें शामिल है? ए है कंटेंट एंड पेडागोजिकल अप्रोच, विषय वस्तु और शिक्षण पद्धति। यस, कंटेंट एंड पेडागोजिकल अप्रोच जरूर होना चाहिए, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड है एजुकेशनल अटेनमेंट अप्रोच, शैक्षिक उपलब्धि दृष्टिकोण, ये उसमें ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं था। सी है स्ट्रक्चरल स्पेस अप्रोच, संरचनात्मक स्थान दृष्टिकोण, ये भी नहीं आएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डी है एड्रेसिंग टीचर्स एज लर्नर्स, शिक्षकों को शिक्षार्थी के रूप में देखना, यस उसमें डी ऑप्शन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए एंड डी ओनली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वान डैश क्वाल रिप्रेजेंट अ मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिजाइन विच इज। क्वाल एंड क्वान मिश्र विधि अनुसंधान डिजाइन का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि है पहला समवर्ती व्याख्यात्मक कॉन्करेंट एक्सप्लेनेटरी, दूसरा है समवर्ती खोजपरक कॉन्करेंट एक्सप्लोरेटरी, तीसरा है कार्मिक व्याख्यात्मक यानी कि सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी, और फोर्थ है कार्मिक खोजपरक यानी कि सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी। आपको देखो डिफरेंस देखना है, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी में दो टर्म्स यहाँ दे रखे हैं, और दूसरा डिफरेंस देख रखा है कॉन्करेंट यानी कि साथ चलने वाला, और सिक्वेंशियल यानी कि एक के बाद एक होने वाला। अब यहाँ क्वान क्वाल का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव, क्वान मीन्स क्वांटिटेटिव यानी कि संख्यात्मक या गणनात्मक, और क्वाल माने क्वालिटेटिव यानी कि मूल्यात्मक या गुणात्मक। ठीक है, तो ये दोनों रिसर्च डिजाइन को इन्होंने मिक्स कर दिया है। अभी जो एरो है वो ये शो कर रहा है कि एक के बाद दूसरा हो रहा है। पहला क्या हो रहा है? क्वांटिटेटिव यानी कि रिलेटेड टू वैल्यूज और डिजिट्स, दूसरा है क्वालिटेटिव यानी कि रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन, उसके पीछे का फैक्ट क्या है, रीजन क्या है, कॉजेस क्या है उस नंबर और वैल्यू को आने के। तो पहले हमने वैल्यूज निकाली, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हमारा सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी कहलाएगा, यानी कि थर्ड आंसर इज करेक्ट, कि हम पहले तो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद में उसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक्सप्लोर कर लेंगे, एक्सप्लोर करके हमने सारी एनालिसिस कर ली, सारी गणित लगा ली, सारे स्टैट्स लगा लिए, उसके बाद में जो रिजल्ट आया है उसके पीछे के कारणों को पता करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, तो दैट इज सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ इसके और डिजाइन भी हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है क्वान प्लस क्वाल यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। तो ये हमारा कॉन्करेंट अप्रोच है, यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी की जाएगी और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी की जाएगी। सेकेंड ऑप्शन आ सकता है कि हम पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, उसके बाद में क्वांटिटेटिव अप्रोच को यूज करें, तो ये हमारा कहलाएगा सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी। सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी का मतलब होगा कि पहले हमने सारे कॉजेज वगैरह देख लिए, फिर उसके बाद में उसे और एक्सप्लोर करके देख रहे हैं, फिर उसमें जो एनालिसिस है, जो डेटा हमने लिया है उसको और एक्सप्लोर करके देख रहे हैं, दैट इज क्वाल एंड क्वान अप्रोच। लास्ट होता है क्वान एंड क्वाल, मतलब पहले हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी। मतलब पहले हमने वैल्यूज वगैरह पता कर ली क्वांटिटेटिव अप्रोच में, उसके बाद में क्वालिटेटिव अप्रोच के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो जो बाद में आ रहा है वो हमारा एक्सप्लेनेटरी कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में कुछ मूल्यांकन की तकनीक दे रखी है, इनको आपस में मैच करना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट है मास्टरी डिसीजन, अधिगम निर्णय, दूसरा है एवरेज आईक्यू, तीसरा है इवेल्युएशन ऑफ कैपेसिटी, किसमें कितनी क्षमता है उसका मूल्यांकन, फोर्थ है भविष्य की शिक्षण योजना बनाना, गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर दे रखा है पहला संकलनात्मक मूल्यांकन या समेटिव इवेल्युएशन, दूसरा है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या प्रारूपिक मूल्यांकन, तीसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या मानदंड आधारित परीक्षण, और फोर्थ है नॉर्म्ड रेफरेंस टेस्ट यानी कि मानक आधारित परीक्षण। चलिए मानक आधारित परीक्षण से शुरू करते हैं। ये जो मानक आधारित परीक्षण होते हैं, ये किसी नॉर्म्स पर हम दूसरे बच्चों को उनसे कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉर्म्स होते हैं वो दूसरे बच्चों के आधार पर ही बनाए जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पहले से कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए वो डिसाइड कर रही है, नहीं, एक टाइप ऑफ ग्रुप के बच्चों की जो वैल्यू आ रही है, जो उनका रिजल्ट आ रहा है, उनके आधार पर नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो मानक आधारित परीक्षण हमारे वो कहलाते हैं। जनरली जो आईक्यू के टेस्ट होते हैं वो नॉर्म्स पर ही डिसाइडेड होते हैं, इसमें मेल फीमेल एज ग्रुप उनके आधार पर डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स बनाए जाते हैं, और फिर किसी एक टेस्ट में बच्चों के कितने नंबर आए हैं उन नॉर्म से उनको मैच करके फिर बताया जाता है कि उनका आईक्यू
क्या है। अगला है मानदंड आधारित परीक्षण या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो पहले फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का हमारा बी आ रहा था, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही है। अगला है मानदंड आधारित परीक्षण, तो ये हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं कि एक क्राइटेरिया हमने सेट कर लिया, यानी कि हमने मास्टरी लेवल सेट कर लिया, अब उस तक बच्चा पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, तो वो हमारा मास्टरी डिसीजन से रिलेटेड हो जाएगा। अगला है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो कनेक्शन है वो सीधे सीधे होता है कि बच्चों को मॉडिफिकेशन करना है, जो उन्हें आता है वो ठीक है, जो नहीं आता उनको उसे सिखाना है। तो इसका जो कनेक्शन बनेगा वो हमारा बनेगा भविष्य की योजना बनाने से। गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शन, मतलब भविष्य में हमें क्या उन्हें सिखाना है, उसके लिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज करेंगे। जबकि पहला है संकलनात्मक मूल्यांकन या समेटिव इवैल्यूएशन, उसका जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ कैपेसिटी। जो समेटिव इवैल्यूएशन है उसका पर्पस कभी भी बच्चों को फ्यूचर में सिखाना कुछ नहीं होता, बस ये पता करना होता है कि भाई इन बच्चों को कितना आता है, तो उनकी कैपेसिटी या उनकी क्षमता का मूल्यांकन करना हमारा समेटिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही है जो हमने आपको बताया है, एक बार और देख लेते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन माने टू इवेल्युएट लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। पूरा जब कंटेंट पढ़ा दिया, सब कुछ हो गई, सारी क्लासेस हो गई, सारी यूनिट्स खत्म हो गई, उसके बाद में जो इवेल्युएशन लिया दैट इज समेटिव इवेल्युएशन या समेटिव असेसमेंट। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फाइनल जजमेंट प्रोवाइड करता है और केवल ग्रेडिंग के पर्पज से इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ एनुअल एग्जाम्स हो सकते हैं या बोर्ड एग्जाम्स जो है वो हमारे समेटिव इवेल्युएशन का या समेटिव असेसमेंट का एक एग्जाम्पल है। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका जो पर्पस होता है वो बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करना होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। जब पढ़ाई चल रही है, क्लासेस चल रही हैं, उस समय छोटे छोटे टेस्ट, छोटे छोटे असेसमेंट, क्विजेस जो ले रहे हैं, जिससे पता चले बच्चों को कितना समझ में आया और फिर उन्हें और मॉडिफिकेशन किया जाए उनकी लर्निंग में, उसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट को यूज किया जाता है। की फीचर्स हैं, ये ऑनगोइंग होता है, फीडबैक बेस्ड होता है और इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है बच्चों की। एग्जाम्पल के लिए क्लास क्विज हो सकते हैं, असाइनमेंट हो सकते हैं और फीडबैक हो सकता है। अगला जैसे हमने बताया था क्राइटेरियन डिफरेंस असेसमेंट, यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है कि इतना तो लेवल होना ही चाहिए, अगर इतना लेवल नहीं है तो हम इनको आगे प्रमोट नहीं करेंगे, दैट इज फिक्स्ड क्राइटेरिया। तो उससे रिलेटेड जो टेस्ट लिए जाते हैं वो क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट होते हैं। इसका जो पर्पस होता है वो मेजर मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को ये चीज़ आई या नहीं आई, कोई स्किल्स अच्छे से आई या नहीं आई, उसके लिए इसको लिया जाता है। ये स्किल बेस्ड टेस्ट हो सकते हैं या करिकुलम की चेकलिस्ट हो सकती है कि हाँ बच्चों ने ये तो चीज़ें पूरी कर ली बट उन्हें ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई है। फोर्थ है हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। ये जो होता है बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो उनके पीयर्स की परफॉर्मेंस के साथ में जब कंपेयर करके ली जाती है तो ये नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कहलाते हैं। अब ये पीयर ऐसा भी हो सकता है कि अभी एट प्रेजेंट वाले पीयर हो या फिर कोई एक स्टैंडर्ड टेस्ट कभी बना हुआ है तो उनके एज ग्रुप के बच्चे, उनके जेंडर के बच्चे, उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड बच्चे उस समय जो रहे होंगे उनके आधार पर जो नॉर्म है बने हुए उनसे इनको कंपेयर कर दिया जाता है। अब इसके जो की फीचर्स हैं कि ये कंपेरेटिव होता है, जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपैरेटिव नहीं होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपैरेटिव होता है। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम रैंक्स बच्चों को असाइन करते हैं एक दूसरे के कंपेरिजन में, एक दूसरे से मैच करते हुए, ठीक है। जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें परसेंटाइल स्कोर मिलते हैं, आईक्यू टेस्ट भी इसी का एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट टेलरिज्म। टेलरिज्म या टेलरवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है इट इज ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, यस दिस इज करेक्ट, इसे वैज्ञानिक प्रबंधन भी कहा जाता है। बी है इनिशियल नेम फॉर दिस अप्रोच वॉज शॉप मैनेजमेंट, यस इस पद्धति का प्रारंभिक नाम शॉप मैनेजमेंट भी था, सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी है द थ्योरी वॉज डेवलप्ड इनिशियली विद इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सिद्धांत शुरू में विनिर्माण उद्योगों में विकसित हुआ था, यस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में इसका यूज किया गया था, इसीलिए इसको शॉप मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और डी है इट वाज गिवन बाय सैमुअल टेलर, ये सैमुअल टेलर ने दिया था, नो दिस इज रॉन्ग। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए बी एंड सी ओनली, डी इसका रॉन्ग आंसर है। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो टेलरिज्म है इसको जो दूसरे नाम है शॉप मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, ये आपने देख लिया। इसके अलावा एक और नाम है
जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था वो था प्रोसेस मैनेजमेंट, इसको भी याद कर लीजिए। और ये सैम्यूल टेलर के थ्रू नहीं दिया गया था, ये दिया गया था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के थ्रू ये दिया गया था। इसका जो पर्पस था, ये ब्रेक डाउन करता है बड़े बड़े टास्क को इनटू स्मॉलर टास्क, जिससे कि क्या हो, जो वर्क एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी वो दोनों चीज़ें इंक्रीज हों। किसी बड़े बड़े टास्क को हमने छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दिया, उससे उसको और इफेक्टिवली किया भी जा सकता है, और साथ में जब इफेक्टिवली काम किया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप से इंक्रीज हो जाएगी। जो मेन पर्पस होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा एक बेस्ट तरीका है जिससे कि कोई भी काम को किया जा सके। इसके लिए ये जो टेलरिज्म अप्रोच है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब 2.0 टूल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग इन एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 टूल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए सबसे प्रभावी है? पहला है विक्की, दूसरा ब्लॉग, तीसरा पॉडकास्ट और फोर्थ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, Which of the following statement is not related to फ्रूडियन साइकोएनालिटिकल अप्रोच? निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला इन्होंने दिया, इट रिफर्स टू द रॉ अनऑर्गेनाइज इनहेरिटेड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जो इड है वो व्यक्तित्व का असंगठित विरासती और मूल रूप है। यस, जो हमें पहले से हमारे अंदर जो निहित चीजें हैं वो सारी हमारी इड कहलाती हैं, जो बहुत ज्यादा चेंजेबल नहीं है। छुपी हुई इच्छाएं जो होती हैं, सप्रेस्ड फीलिंग्स जो होती हैं, वो सब हमारी इड के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा है सुपर ईगो हैज टू सब पार्ट, कंसाइंस एंड ईगो आइडल। जो सुपर ईगो है उसके दो भाग होते हैं, विवेक और आदर्श। यस, सो बी इज ऑल्सो करेक्ट, ये फ्रूड ने बताया था। थर्ड है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हैव एडेप्टिव वैल्यूज। जो ईगो है, ईगो के रक्षा तंत्र अनुकूलन क्षमता रखते हैं। यस, जो डिफेंस ईगो का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें एडेप्टिव वैल्यूज होती हैं, वो जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग सक्रिय हो जाते हैं और अपने आप को डिफेंस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब फोर्थ है सुपर ईगो हेल्प्स टू कंट्रोल ईगो इम्पल्सेस। जो सुपर ईगो है वो ईगो की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। देखिए, अभी हमने आपको बताया था जो इड है उसके इम्पल्सेस होते हैं, ना कि ईगो के इम्पल्सेस होते हैं। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि रिलेटेड नहीं है फ्रूड के साइको एनालिटिक अप्रोच से। ठीक है, ये इमेज है, इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा रिलेटेड टू इड ईगो सुपर ईगो बता रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ असेसिंग फुल अकेडमिक आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज इज। शैक्षणिक लेखों और शोध पत्रों को पूर्ण रूप से निःशुल्क एक्सेस करने के लिए एक ऑनलाइन भंडार रिपोजिटरी है। देखिए, पहला दे रखा है इसमें रिसर्चगेट, दूसरा जेस्टर, तीसरा पबमेड और फोर्थ है गूगल बुक्स। पबमेड पर भी आपको पेमेंट करना पड़ता है कुछ आर्टिकल्स के लिए, जेस्टर पे भी करना पड़ता है और गूगल बुक्स पे भी कुछ बुक्स या कुछ स्पेसिफिक पेजेस को देखने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, रिसर्च गेट, जो कि कंप्लीटली फ्री है। रिसर्च गेट पे क्या होता है, जो खुद रिसर्चर्स होते हैं वो अपने पब्लिकेशंस को उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अदर रिसर्चर्स के लिए अपलोड कर देते हैं। सो इसमें से जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वो केवल रिसर्च गेट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, द फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन टू टेस्ट स्पेलिंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट वॉज यूज्ड बाय। छात्रों की वर्तनी या स्पेलिंग उपलब्धि का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षण का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ एम राइस, आर एम थॉर्नडाइक, बिनेस साइमन और ड्यू बोइस। किसने किया था ये? तो सबसे इसका जो सही आंसर है वो है जोसेफ एम राइस ने किया था। बाकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बाकी चारों लोग भी किस किस से रिलेटेड है। तो देखिए, जो जोसेफ एम राइस है उनका सही एक्सप्लेनेशन है ये। इनको सबसे पहले स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के लिए जाना जाता था यूएस में। ये एजुकेशनल असेसमेंट एंड रिफॉर्म से रिलेटेड है और यही एक पायनर थे जो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग एजुकेशन की फील्ड में जिन्होंने स्टार्ट किया था। आर एम थॉर्नडाइक को जैसे कि आप सभी जानते हैं ये एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड थे और मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल मेथड भी इन्होंने काफी सारे दिए हैं। बिने साइमन का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने आईक्यू टेस्टिंग से रिलेटेड काम किया था। ये वही थे जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बिने साइमन स्केल को डेवलप किया था 1900 में। और एक नाम और आता है टर्मन का। टर्मन ने जो फॉर्मूला दिया था इसमें उन्होंने मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 जो फॉर्मूला दिया था आईक्यू का, वो टर्मन ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। अब ड्यू बॉयस जो थे वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, सिविल राइट से रिलेटेड उन्होंने काम किया था। एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड डायरेक्टली उनका कोई भी वर्क नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइपोथेसिस के बारे में सत्य है या परिकल्पना के बारे में सत्य है। आपको हर क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना है कि वो ये पूछ रहे हैं कि गलत है या सही है। अगर आप अपोजिट सोच लेंगे तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। पहला दे रखा है, अ गुड हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग दैट इज कंसिस्टेंट विथ थ्योरी और प्रीवियस रिसर्च। एक अच्छी परिकल्पना ठोस तर्क पर आधारित होती है और सिद्धांत या पिछले शोध के अनुरूप होती है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। हम कोई भी परिकल्पना ऐसे ही नहीं बना सकते हवा में, हमें कुछ ना कुछ रिसर्च एविडेंसेस होने चाहिए उसके, या फिर कुछ थ्योरीज ऐसी बनी हुई होनी चाहिए जिसके आधार पे हम वो परिकल्पना बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है, अ डिडक्टिव हाइपोथेसिस इज अ जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। एक निगमनात्मक परिकल्पना विशिष्ट अवलोकनों के आधार पर सामान्यीकरण होती है। निगमनात्मक परिकल्पना का मतलब होता है, यानी कि डिडक्टिव हाइपोथेसिस जो होती है, डिडक्टिव हाइपोथेसिस में एक जनरल ऑब्जर्वेशन से हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं, जबकि इंडक्टिव में उल्टा होता है। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे देखते हैं और उसके बाद में एक जनरल ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं, सिंगल जनरल ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं इंडक्टिव में। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखा है। अगर यहाँ पर इंडक्टिव दिया हुआ होता तो ये सही होता। सी है, 10th ग्रेड बायोलॉजी स्टूडेंट हु आर इंस्ट्रक्टेड यूजिंग इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया अचीव at higher level than those who receive regular instruction only is an example of non-directional hypothesis। जो 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान के छात्र इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं, वे केवल सामान्य शिक्षण पाने वाले छात्रों की तुलना में अधिक प्रदर्शन करते हैं। ये गैर दिशात्मक परिकल्पना है। देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या कम ज्यादा की बात हो रही है या कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है उसकी बात हो रही है। यहाँ ये सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि अधिक प्रदर्शन करते हैं, मतलब कुछ बढ़ने की बात कर रहे हैं। जो इन्होंने हाइपोथेसिस बनाई है उसमें समथिंग इज इंक्रीजिंग, तो ये गैर दिशात्मक नहीं है, वो दिशा दे रहे हैं, वो डायरेक्शन दे रहे हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो ये नॉन डायरेक्शनल नहीं होगा, ये होगा डायरेक्शनल। इसलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो भी गलत ऑप्शन है रिगार्डिंग हाइपोथेसिस। डी देखते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स मे डेवलप गाइडिंग हाइपोथेसिस और द प्रपोज्ड फॉर द प्रपोज्ड रिसर्च। जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो एक गाइडिंग हाइपोथेसिस बना सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए। यस, डी इज ऑल्सो करेक्ट। जनरली ये कहा जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्चेस में हमें जो हाइपोथेसिस है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, बट दे में डेवलप। यहाँ पर मे वर्ड जो यूज किया है, मस्ट नहीं दे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मे। यस, जो गुणात्मक शोध करता है वो प्रस्तावित शोध के लिए, अपने फ्यूचर के शोध के लिए एक मार्गदर्शक परिकल्पना बना सकते हैं, जिससे कि उन्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में अब आगे बढ़ना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए एंड डी ओनली। अगर आपको इस वीडियो में या इससे रिलेटेड और भी दूसरी वीडियोस में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप फ्रीली हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।